हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोग का आप सभी के अपने ही चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर वालों का फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस आप लोग का चल रहा है यूनिट फर्स्ट। तो 2 से 3 लेक्चर आप लोग का हो चुका है। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ICH गाइडलाइन। ठीक, तो आज हम लोग ये स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं। सभी लोग सबसे पहले आप लोग अपना अपना सिलेबस निकाल लीजिए। देखते हैं हम लोग आज के लेक्चर में कितना टोटली सिलेबस में कंप्लीट करेंगे। तो सिलेबस तो मैं आप लोग को भेज दिया हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप में, और सभी जगह जहाँ पे आप लोग ज्वाइन हैं वहाँ पे मैं सब लोग को दे दिया हूँ। आप लोग वहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर लेना। तो देखिए, इसमें हम लोग क्वालिटी एश्योरेंस एंड मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट में ये टोटल कंप्लीट कर लिया है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ये भी कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे ICH गाइडलाइन। इसमें पर्पज है, पार्टिसिपेंट है, प्रोसेस एंड हार्मोनाइजेशन, ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ QSEM विथ स्पेशल एम्फेसिस Q सीरीज गाइडलाइंस, ICH स्टेबिलिटी टेस्टिंग गाइडलाइंस। मतलब इतना टोटली हम लोग आज के लेक्चर में पूरा का पूरा ICH गाइडलाइन कंप्लीट करना है। ठीक, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए एक एक करके टोटली कंप्लीट करके देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, ICH गाइडलाइन, ICH क्या होता है? इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनेशन। ठीक, आर जो होता है इसका फुल फॉर्म कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेता है। राइट दी फुल फॉर्म ऑफ ICH एंड QECS जो आप लोग आगे अभी पढ़ेंगे वो फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो फुल फॉर्म आप लोग जरूर तैयार कर लेना। अब ICH क्या होता है? ICH पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में जानना जरूरी होता है कि ICH क्या होता है। तो ICH एक ऐसी कमेटी होती है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर हार्मोनेशन, जो कि एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बीच में लोगों को और एक सरकारी संस्थाओं के बीच का एक ऐसा लिंक में काम करता है जो कि फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और दोनों को एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि किस तरह के काम करना है जिससे अप्रूवल के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सरकार कहती है कि आपको किसी भी दस्तावेज के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, और सब काम बहुत जल्दी इजी तरीके से हो जाएंगे। तो सबसे पहले 1990 में ये क्रिएट किया गया था। US में, यूरोप में एंड जापान में ये सबसे पहले स्टार्ट किया गया था, जो कि यहाँ पे लिखा गया है अप्रैल 1919 में सबसे पहले ये ICH जो है क्रिएट किया गया था सबसे पहले। ठीक, तो यही सब आप लोगों को इसमें लिखना है। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले 1880 ईस्वी में यूरोपियन यूनियन जो है बिगिन किया गया था हार्मोनेशन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, एंड 1989 ईस्वी में यूरोप, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट में बिगिन क्रिएटिंग के पहले इसको बारे में देखिए, आप लोग को बता देता हूँ। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, किसी भी चीज़ को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप लोग को उसके बारे में प्लानिंग बनाना पड़ता है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, फिर इसके बाद क्या करना है, फिर इसके बाद क्या करना है, और इस पूरे काम को कैसे कंप्लीट करना है उसके बारे में दिमाग लगाया जाता है, उसके बारे में प्लान बनाया जाता है, तब उस काम को किया जाता है। ठीक, तो यूरोप में ये सबसे पहले यूरोप, जापान, यूनाइटेड स्टेट में सबसे पहले क्रिएटिंग प्लान बनाया गया था फॉर हार्मोनेशन के लिए। ठीक, तब देखिए अप्रैल में 1990 में ICH वाज क्रिएटेड। तब ये 1990 ईस्वी में क्रिएट किया गया था। हैड इनिशियल ऑब्जेक्टिव फॉर कोऑर्डिनेटिंग द रेगुलेटरी एक्टिविटीज। उसके बाद 2015 में इन 2015 में ICH गोज सेवरल रिफॉर्म एंड चेंज इट्स नेम, और इसके नेम चेंज हो गए थे द इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनेशन ऑफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट फॉर फार्मास्यूटिकल फॉर ह्यूमन यूज। ठीक, अब इसका पर्पज क्या है? ICH गाइडलाइंस के पर्पज भी देख लीजिए आप लोग थोड़ा सा। तो ये पर्पज जो होता है इसका, टू मेक रिकमेंडेशन टूवर्ड, इसको बनाने के लिए रिकमेंडेशन टूवर्ड अचीविंग ग्रेटर हार्मोनेशन इन इंटरसेप्शन एंड एप्लीकेशन फॉर द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन, एंड ये मेंटेन किया जाता है फॉर्म फॉर कंट्रासेप्टिव डायलॉग्स और साइंटिफिक इशूज बिटवीन द रेगुलेटरी अथॉरिटीज एंड फार्मा इंडस्ट्री में। ठीक, एंड टू कंट्रीब्यूट किया जाता है टू द प्रोटेक्शन ऑफ
पब्लिक हेल्थ के लिए ये कंट्रीब्यूट किया जाता है। हार्मोनेशन ऑफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट, जो हार्मोनेशन होते हैं ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तो यही सब इसके पर्पज हैं। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसको। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा इजी तरीके से करके पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, इसीलिए इसी बेस पे आप लोग को इजी तरीके से नोट्स बना के प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आप लोग को ये सब्जेक्ट बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाए। ठीक, तो चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए इसमें पार्टिसिपेंट जो होते हैं आईसीएच के, तो कौन कौन से होते हैं? इट इज कंप्राइज फॉर द फॉलोइंग बॉडीज। कौन कौन से आईसीएच असेंबली होते हैं? आईसीएच मैनेजमेंट कमेटी होते हैं, मेड डीआरए मैनेजमेंट कमेटी होती हैं, फिर इसमें आईसीएच सिक्रेसेल होते हैं। ठीक, तो यही सब इसके होते हैं पार्टिसिपेंट ऑफ आईसीएच। स्ट्रक्चर में आप लोग ऐसे थोड़ा अच्छी तरीके से बना देना। चलिए बात करते हैं हम लोग आईसीएच मेंबर्स के। तो आईसीएच मेंबर्स में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं? इसमें बेसिकली 2 से 3 मेंबर्स होते हैं, रेगुलेटरी मेंबर्स, इंडस्ट्रियल मेंबर्स। तो 2 मेंबर होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 2 नंबर में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंडस्ट्रियल मेंबर्स एंड रेगुलेटरी मेंबर्स। तो चलिए देख लेते हैं। आईसीएच मेंबर्स में आप लोग को लिखना है रेगुलेटरी मेंबर्स एंड इंडस्ट्रियल मेंबर्स। तो इसमें क्या क्या होते हैं? यूरोपियन कमीशन होते हैं, इसको शॉर्ट में ईसी बोलते हैं, एंड यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, मिनिस्ट्रियल ऑफ हेल्थ, लेब्राडोर एंड वेलफेयर ऑफ जापान, इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं MHLW। देखिए ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो MHLW FDA आप लोग को इसको पढ़ना पड़ेगा 1 से 2 बार। आप लोग इसको देख लेना, क्योंकि फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछते हैं। हेल्थ कनाडा हो गए, उसके बाद सिमरी डायरेक्ट हो गए। इंडस्ट्रियल मेंबर्स में क्या क्या होते हैं? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड इंडस्ट्री एंड एसोसिएशंस हो गए, जापान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर एसोसिएशंस हो गए, फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड मैन्युफैक्चर ऑफ अमेरिका, वर्ल्ड सेल्फ मेडिकेशन इंडस्ट्रीज हो गए, बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये सब हो गए इंडस्ट्रियल मेंबर्स के, और ये सब हो गए रेगुलेटरी मेंबर्स को। दोस्तों अगर आप लोग ध्यान से किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अगर आप लोग किसी भी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं तो आप लोग जहाँ पे स्टडी जिस चीज़ की कर रहे हैं, अगर ध्यान से उस चीज़ की स्टडी करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। लेकिन स्टडी करते टाइम आप लोग को अनदर चीज़ को इग्नोर करना सीख लीजिए। अगर आप लोग इग्नोर करना चीज़ सीख गए तो आप लोग कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं होंगे। किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, और कोई भी सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से अगर स्टडी करेंगे और अनदर चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश अगर कर दिए तो आप लोग को सक्सेस मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि हमारे लेक्चर देखने आते हैं, लेकिन लेक्चर देखते हैं नीचे कोई भी वीडियो अगर दिख गया, अच्छा सॉन्ग आ गया या फिर कोई अच्छा कॉमेडी दिख गया, तो तुरंत इसको छोड़ के उस पर ध्यान चला जाता है और उसको क्लिक करके देखने लगते हैं। तो यही होता है ध्यान भटकना। अगर आप लोग ध्यान भटका रहे हैं इधर उधर तो आप लोग को समझ में ज़्यादा नहीं आएगा। अगर ध्यान से किसी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं तो आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब जब समझ में आएगा तो लक्ष्य भी आप लोग को बहुत जल्दी मिल जाएगा। चलिए अपने टॉपिक पे बात करते हैं। बात बहुत ज़्यादा हो गए हैं इसमें, तो आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा रेगुलेटरी मेंबर्स एंड इंडस्ट्रियल मेंबर्स। ठीक, स्टैंडिंग ऑब्जर्व हेडिंग डालेंगे, इसमें क्या लिखेंगे? द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एंड एसोसिएशन, इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं IFPMA। ठीक, अब IFPMA का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एंड एसोसिएशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, इसको तो आप लोग जानते हैं WHO कहते हैं। इन इंडिया में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल्स ऑर्गेनाइजेशन, ये सब इसमें होते हैं। स्टैंडिंग ऑब्जर्व्स इसमें होते रहते हैं। अब देखिए ICH हार्मोनाइजेशन प्रोसेस में 4 स्टेप होते हैं। कौन कौन से 4 स्टेप होते हैं? देखिए स्टेप 1 में लिखना है फॉर्मल ICM प्रोसीडर, QA प्रोसीडर। QA प्रोसीडर क्या होता है? देखिए क्लैरिफिकेशन ऑफ एक्सिस्टिंग गाइडलाइंस होते हैं, रिवीजन प्रोसीडर होता है, फिर मेंटेन किया जाता है प्रोसीडर को। ठीक, तो यही 4 स्टेप होते हैं किसमें? ICH हार्मोनाइजेशन प्रोसेस में। ठीक, आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं आप लोग। अब देखिए ओवरव्यू ऑफ QSEM गाइडलाइन। QSEM क्या होता है? QSEM को फुल फॉर्म होता है क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी एंड मल्टीडिसिप्लिनरी। ठीक, डिसिप्लिनरी, तो यही होता है इसका फुल फॉर्म। तो देखिए इसमें 4 गाइडलाइंस होते हैं, जिसको 4 सीरीज होते हैं। एक होता है Q सीरीज, S सीरीज, E सीरीज, M सीरीज, और इसमें बहुत सारे गाइडलाइंस होते हैं, जो कि Q सीरीज में 14 गाइडलाइंस होते हैं, S सीरीज में 11 गाइडलाइंस होते हैं। मेनली मतलब होते हैं इतना, फॉलोइंग इतने होते हैं। और इसमें एफिकेसी गाइडलाइंस में
19 होते हैं एंड मल्टी डेसिक्लेरी में होते हैं हमारे 11। तो चलिए एक एक करके जितना हम आप लोग को बताने जा रहे हैं एक एक करके ध्यान से आप सभी लोग देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो देखिए क्यू सीरीज का जो होता है इसको हम बोलते हैं क्वालिटी गाइडलाइंस। तो कौन कौन से क्वालिटी गाइडलाइंस होते हैं? Q1 जो होता है स्टेबिलिटी होता है, Q2 जो होता है हमारा एनालिटिकल वैलिडेशन होता है, Q3 से QD तक हमारे इम्प्योरिटीज होते हैं एंड Q4 जो होता है Q4A से Q4B तक हमारा होता है फार्माकोपियाज। Q5A से Q5E तक हमारा जो होता है वो होता है कौन से गाइडलाइंस होते हैं? क्वालिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट। अब इसको आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे 1 से 2 बार आप लोग को समझ में आ जाएगा। वैसे हो सकेगा तो एग्जामिनेशन के टाइम पे आप लोग को ट्रिक भी बताऊंगा, जैसे हर बार बताते हैं वैसे इस बार भी ट्रिक बताऊंगा, आप लोग का तैयार हो जाएगा। Q6A से लेकर के Q6B तक का हमारा होता है स्पेसिफिकेशन, Q7 GMP होता है, ठीक। एंड Q8 जो हमारा होता है वो फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट होते हैं, ये गाइडलाइंस होता है। Q9 जो होता है क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट होते हैं और Q10 जो हमारा होता है वो होता है फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम। Q11 जो होता है हमारा डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग सब्सटेंस, ठीक। देखिए आप लोग इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, इसीलिए थोड़ा सा कम स्पेस रहे इसीलिए मैं थोड़ा सा एकदम पास पार करके लिख दिया हूँ, लेकिन बता रहा हूँ तो आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा। Q11 जो होता है इसमें गाइडलाइंस जो होते हैं डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग सब्सटेंस। उसके बाद Q12 जो होता है हमारा इसका गाइडलाइंस लाइफ साइकिल मैनेजमेंट का होता है। Q13 जो होता है ये कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग सब्सटेंस एंड ड्रग प्रोडक्ट होते हैं। Q14 जो होता है एनालिटिकल प्रोसीजर डेवलपमेंट होते हैं, ठीक। अब सेफ्टी गाइडलाइंस क्या होते हैं? ये हमारा यस सीरीज होता है। तो यस सीरीज में क्या क्या होते हैं? तो देखिए ICH हैज प्रोड्यूस ए सेट ऑफ सेफ्टी गाइडलाइंस टू दी ओवरकम रिस्क लाइक, ठीक। कार्किनोजेनिसिटी हो गया, जीनोटॉक्सिसिटी एंड रिप्रोटॉक्सिसिटी इसमें होते हैं सेफ्टी गाइडलाइंस में। तो कौन कौन से इसमें गाइडलाइंस होते हैं? देखिए S1A से S1C तक हमारा होता है कार्किनोजेनिसिटी स्टडीज। S2 में हमारा होता है जीनोटॉक्सिसिटी स्टडी। S3A से S3B तक हमारा होता है टॉक्सिकाइनेटिक एंड फार्माकोकाइनेटिक। S4 जो हमारा होता है टॉक्सिसिटी टेस्टिंग होता है। S5 हमारा रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी होता है। S6 जो हमारा होता है बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट होता है। S7A से S7B तक हमारा फार्माकोलॉजी स्टडी होता है। S8 जो हमारा होता है इम्यूनोटॉक्सिसिटी क्लोजी स्टडीज होते हैं। S9 जो हमारा होता है वो क्या गाइडलाइंस होते हैं? नॉन क्लिनिकल इवेल्युएशन फॉर एंटी कैंसर फार्मास्यूटिकल। एंड S10 जो हमारा होता है फोटो सेफ्टी इवेल्युएशंस होते हैं। एंड S11 जो हमारा गाइडलाइंस होता है वो नॉन क्लिनिकल प्रेडिक्टिव सेफ्टी, ठीक। ये हमारा हो गया Q गाइडलाइंस और ये हमारा हो गया यस गाइडलाइंस। आई होप आप सभी लोग को समझ में आएगा। अगर आप लोग ध्यान से 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। कहीं पे कोई भी कन्फ्यूजन अगर आप लोग को हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा ई सीरीज देखते हैं और यम सीरीज देखते हैं। तो देखिए हम लोग बात करने जा रहे हैं ई सीरीज को, इसे हम लोग कहते हैं एफिकेसी गाइडलाइंस। तो एफिकेसी गाइडलाइंस में देखिए सबसे पहला E1 जो है इसका हमारे गाइडलाइंस हैं क्लिनिकल सेफ्टी फॉर ड्रग यूज किया जाता है लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए, ठीक। ये क्लिनिकल सेफ्टी ड्रग के लिए यूज किया जाता है, किसमें? लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए ये यूज किए जाते हैं। एंड E2A से E2F तक हमारा जो होता है फार्माकोविजिलेंस होते हैं। एंड E3 जो हमारा होता है क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट के लिए गाइडलाइंस होते हैं। और ये E4 जो होता है डोज रिस्पॉन्स स्टडीज होते हैं। E4 जो होता है हमारा एथिक फैक्टर्स होते हैं। E6 जो हमारा होता है गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस होते हैं, जिसको शॉर्ट वर्ड में बोल सकते हैं आप लोग GCP, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस, ठीक। E7 जो हमारा होता है क्लिनिकल ट्रायल्स एंड ग्रेटरिक पॉपुलेशंस होते हैं। E8 जो हमारा होता है जनरल कंसिडरेशन फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। E9 जो हमारा होता है स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल्स फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। E10 जो हमारा होता है चॉइस फॉर कंट्रोल ग्रुप इन क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। एंड E11A से लेके E11B तक हमारा जो होता है क्लिनिकल ट्रायल्स इन पेडियाट्रिक पॉपुलेशंस। एंड E12 जो हमारा होता है क्लिनिकल इवेल्यूशन बाय थेराप्यूटिक कैटेगरी होते हैं। E13 जो हमारा होता है एलिमिनेटेड होते हैं। E14 जो हमारा होता है क्वालिफिकेशन ऑफ जीनोमिक बायोमार्कर्स। एंड E15 जो होता है क्लिनिकल इवेल्युएशन ऑफ QT। एंड E16 जो हमारा होता है डिफिनीशन ऑफ फार्माकोजेनेटिक्स
जेनोमिक्स, ठीक। एंड E70 जो हमारा होता है मल्टी रीजनल्स क्लिनिकल ट्रायल्स होता है। एंड E18 जो हमारा होता है जीनोमिक सैम्पलिंग। एंड E19 जो हमारा होता है सेफ्टी डाटा कलेक्शन, ठीक। तो ये हमारे कम से कम हो गए 19 तक। क्या हो गए, किसके गाइडलाइंस हैं ये, एफिकेसी गाइडलाइंस होते हैं हमारे, जिसको बोलते हैं ई सीरीज। तो इतने गाइडलाइंस इसके हो गए। अब लास्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं हम लोग कौन सा, मल्टीस्कैपुलरी गाइडलाइंस, क्योंकि हम लोग को 4 गाइडलाइंस पढ़ना है। कौन कौन से, QSEM। QSEM का फुल फॉर्म क्या है, क्वालिटी सेफ्टी एफिकेसी मल्टी डिसिप्लिनरी, ठीक। तो चलिए लास्ट बात करने जा रहे हैं यम सीरीज की। तो यम सीरीज में क्या होता है, यम सीरीज में मेड DRA टर्मिनोलॉजी होता है। M2 जो हमारा होता है इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड होते हैं। M3 जो होता है नॉन क्लिनिकल सेफ्टी स्टडीज होते हैं। M4 जो हमारा होता है ये होता है कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स, ठीक। M4 कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। M3 नॉन क्लिनिकल सेफ्टी स्टडीज होते हैं। M2 इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड होते हैं। ऐसे पढ़ के तैयार करेंगे तो आप लोग का तैयार हो जाएगा। M5 जो होता है ये डाटा एलिमेंट एंड स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग्स्ट्रीज होता है। जीन थेरेपी M3 होता है। M6 होता है। M7 जो हमारा होता है म्यूटाजेनिक इम्प्योरिटीज होते हैं गाइडलाइंस। और M8 जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट होते हैं, जिसको 60 वर्ड में बोल सकते हैं ECTD, इलेक्ट्रॉनिक कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट, ठीक। M3 जो होता है बायोफार्मास्यूटिक्स का क्लासिफिकेशन सिस्टम होते हैं। M10 जो हमारा होता है बायो एनालिटिक, देखिए यहाँ पे देखिए M10 जो हमारा होता है क्या होता है, बायो एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन। एंड M11 जो होता है क्लिनिकल इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड हार्मोनाइजेशन प्रोटोकॉल होता है। तो आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा चारों सीरीज। किसी को कोई भी सब्जेक्ट में किसी को कहीं पे किसी भी जगह दिक्कत हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हर चीज़ का सॉल्यूशन आप लोग को मिल जाएगा हमेशा। इसीलिए कहते हैं अगर आप लोग लेक्चर को ध्यान से पढ़ेंगे, भटकेंगे नहीं इधर उधर, तो समझ में आएगा। क्योंकि लक्ष्य अगर आप लोग का एक रहेगा, अगर आप लोग मान लीजिए कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ध्यान से कर रहे हैं, अगर आप लोग अपने रास्ते को भटक नहीं रहे हैं, रास्ता एक रहता है तो आप लोग तुरंत उसमें सफलता मिल जाता है। लेकिन अगर आप लोग भटक जाते हैं, उस चीज़ की प्रिपरेशन में भटक जाते हैं तो असफलता मिल सकता है। लेकिन अगर आप लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं और रास्ता एक चुन रहे हैं तो आप लोग को सफलता बहुत ही आसान तरीके से मिल जाएगा। कहने का मतलब एक है कि अगर आप लोग कोई भी चीज़ अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं तो ध्यान से पढ़िए, इधर उधर ज़्यादा मत भटकिए, तो आप लोग को समझ में ज़्यादा आएगा। लेकिन इधर उधर भटकेंगे तो आई होप कन्फ्यूजन तो बहुत ज़्यादा होगा। तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना, जिससे वो भी आसान तरीके से ईजी लेक्चर अटेंड करें। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।